एपिसोड 5 नागिन 7। हेलो, खुशामदीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर्स ड्रीम। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पूर्वी को होश आता है। सुबह में पहाड़ी पर वो वापस अपने घर आ जाती है। घर के अंदर पुलिस आई हुई है। अनंता उन्हें बता रही है भेड़िए के बारे में सारी बात। अनंता पूर्वी को देखकर दरवाजे पर दौड़कर उसे गले से लगा लेती है और उसे बैठा कर कहती है, तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? उस भेड़िए ने तुझे कुछ किया तो नहीं? नहीं दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं ज्यादा कुछ। पुलिस के जाने के बाद अनंता कहती है, मैं बेफजूल में ही उस रवीश के लिए इतना रोई, परेशान हुई। तुम लोग मेरे लिए मैटर करते हो, और ये बच्चा जो मेरे पेट में है। जब वो ये बात कह रही थी तो उन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनके मम्मी पापा बाहर से वापस आ चुके हैं और दरवाजे पर खड़े हैं। वो दोनों शॉक से जाते हैं ये सुनकर कि उनकी बेटी अनंता प्रेग्नेंट है। अपनी दोनों बेटियों को लेकर माँ पापा तुरंत ही रवीश के घर के लिए निकल जाते हैं। गुस्से में वो भरनी मंदिर में खड़ी थी, आसमान की तरफ देखते हुए अम्मा से कहती है, उत्तरा जी, हमारी महारानी तो बिल्कुल ठीक है, तो मौसम क्यों बिगड़ रहा है? चंद्रमा 15 नक्षत्र से गुजर रहा है। हमारी नागरानी पर परेशानियां लाएगा ये। पर आपने तो कहा था 48 से 72 घंटों के अंदर ही हमारी नागरानी इच्छाधारी महानागरानी का रूप ले लेंगी। उत्तरा जी कहती हैं, किसी भी नागिन से इच्छाधारी नागिन बनने के लिए 100 सालों तक शिव जी की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। पर पूर्वी इन चीजों से बच गई, पर उस तपस्या में मिलने वाली परेशानी तकलीफों से नहीं बच पाएगी। अगले 48 से 72 घंटे उसके लिए बहुत मुश्किल भरे रहेंगे। दर्द, तकलीफ, मौत का भी सामना करना पड़ेगा उसे। जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी पीड़ा। प्रमीत अपने भाई और अपने 2 दोस्तों के साथ खड़ा है, अपने मरे हुए जोरो भेड़िए के पास। अमूमन भेड़िए 15 साल जीते हैं और मैंने इसे इतना प्यार से 24 सालों तक पाला है। इसने तो एक इच्छाधारी नागिन को भी मारा था। जोरो भेड़िए ने प्रगति को मारा था, पूर्वी की माँ को। इसे जरूर किसी ज्यादा ताकतवर इच्छाधारी सांप या कोई दूसरे जानवर ने मारा है। याद है ना भविष्यवाणी उस प्रोफेसर की, जिसे हम चारों ने मिलकर मार दिया है 24 साल पहले? उसने कहा था कोई आएगा इस देश को बचाने के लिए, बहुत ही ताकतवर। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई भगवान, ना कोई शैतान। अब हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये इच्छाधारी नागिन का ही काम है या किसी और जानवर का। बलजीत कहता है, भाई साहब, जोरो के खून में जहर मिला है। तो एक काम करो समीर, इस जहर के सैंपल को लेकर महासपेरे के पास जाओ और पता लगाओ। चारों दोस्त ऑफिस में खड़े हैं। प्रमीत उन्हें महाकुंभ मेले का छोटा सा मॉडल बना हुआ दिखाता है। देख रहे हो इस महाकुंभ के छोटे से मॉडल को? इसी महाकुंभ में जोरदार तबाही मचाएंगे हम। ताशा का कॉल आया था, पूछ रहे थे हम तैयार हैं या नहीं। समीर सोफे पर बैठते हुए पूछता है, तो तुमने क्या कहा, तैयार हो क्या तुम? हाँ बिल्कुल, जिस मकसद के साथ हम इस देश में 24 साल पहले आए थे, अब वो पूरा होगा। इस साल के 2025 में महाकुंभ के मेले में। तुम्हें पता है ये महाकुंभ इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया भर के रईस, मिनिस्टर, बिजनेसमैन सब यहाँ आने वाले हैं। इस देश का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, इसलिए तो ये देश इतना तरक्की कर रहा है। लेकिन हम इसमें अड़ंगा डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सोचो, अगर इस महाकुंभ में छोटा सा हादसा हो जाए तो सब लोग डर जाएंगे, यहाँ कभी फिर नहीं आना चाहेंगे। जिस देश का टूरिज्म खत्म, वो देश खत्म। स्वर्णा और रवीश के कमरे में रोमांस कर रहे हैं, दरवाजे में लगकर। स्वर्णा की साड़ी का कपड़ा दरवाजे में फंसा हुआ है, ये इन दोनों को नहीं पता है। स्वर्णा समीर की तीसरी बीवी है।
वो उसकी खुद की बेटी की उम्र की है। चारों दोस्त अपनी बातचीत खत्म करके वापस अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं ड्राइंग हॉल में, जो शादी की तैयारी में बिजी है। समीर की नजर पड़ती है एक कमरे पर जिसके दरवाजे में स्वर्णा का कपड़ा फंसा हुआ है। ये तो कपड़ा मेरी वाइफ का है, स्वर्णा का। ये किसका कमरा है? प्रमित समझ जाता है ये उसके बिगड़ैल बेटे की हरकत है, पर वो कुछ कहता नहीं। अरे यार कुछ नहीं, मैंने पूछा ये किसका कमरा है। प्रमित बिल्कुल गुस्से में कहता है ओपन द डोर, ओपन द डोर, नॉक करते हुए दरवाजे पर। स्वर्णा और रवीश दरवाजे के बाहर से समीर की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। समीर ने अगर हम दोनों को देख लिया एक साथ तो अच्छा नहीं होगा। दोनों घबराए और डरे हुए थे। ये तो रवीश का कमरा है, बलजीत कहता है। स्वर्णा धीरे से दरवाजा खोलती है। कौन था? कौन है तुम्हारे साथ रूम में? समीर कमरे के अंदर घुसते हुए पूछता है। अपने दोस्तों के साथ। स्वर्णा कुछ नहीं कहती। समीर पूरे कमरे में तलाशी लेने लगता है। पर्दे के पीछे, कबर्ड के अंदर, दरवाजे के पीछे। लास्ट में उसे बेड के नीचे रवीश मिल ही जाता है, जिसे वो कॉलर पकड़कर बेड के अंदर से बाहर खींचता है। अंकल मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, आप जो भी समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अंकल मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। पर समीर उसे मारने ही वाला होता है कि प्रमित और बलजीत उसे पकड़ लेते हैं। अरे अरे क्या कर रहा है यार? आवाजें सुनकर बाकी घर के लोग सब उस कमरे में आ जाते हैं। देख प्रमित, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। समीर कान में कहता है प्रमित के, अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो मैं सारी पोल खोल दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा प्लान के बारे में। प्रमित अपने दिल में कहता है ये समीर भी ना अपनी नई बीवी के पीछे तो पागल ही है। अरे अरे ये सच कह रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो ऑफिस में काम करती है। तभी अनंता और पूर्वी अपने माँ बाबा के साथ रवीश के घर पहुँच जाते हैं। उसके पापा बहुत गुस्से में थे। जैसे ही प्रमित को पता चलता है वो तुरंत सब लोगों को लेकर नीचे हॉल में पहुंचता है उनसे मिलने के लिए। अरे समीर मिल तो सही, यही है अनंता के पापा, जिनकी बेटी से मेरा बेटा प्यार करता है। मैं तो खिलाफ था लेकिन क्या करूं, रवीश इतना अनंता से प्यार करता है कि मुझे मानना ही पड़ा। प्रमित रवीश को बचाने के लिए, इसलिए ये भरोसा दिलाने के लिए वो ऐसा करने लग गया था। हाँ अंकल, अनंता से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने पापा को मना लिया है। अनंता के पापा का भी गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, एंगेजमेंट और शादी की भी डेट फाइनलाइज हो जाती है। सारी चीजें ही 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। न अनंता को कोई दिक्कत होती है न पूर्वी को। पूर्वी अपनी फैमिली के साथ वापस घर जाने लगती है। आर्यमन पुकारता है, असिस्टेंट तुम कहाँ जा रही हो? सर मैं भी घर जा रही हूँ। क्या तुम्हें काम पर नहीं आना? माना हम रिलेटिव्स बनने वाले हैं तो तुम क्या काम चोरी करने लगोगी? सर आपके यहाँ भी शादी और मेरे यहाँ भी शादी है, तो क्या तुम्हारी शादी है? मैं भी काम पर जा रहा हूँ और तुम भी चलोगी मेरे साथ ही ऑफिस। पूर्वी गाड़ी में बस आर्यमन के चेहरे को घूर रही थी। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? हाँ, जो इतनी देर से तुम घूर रही हो। सर वो आपके चेहरे पर विष है, मतलब आईब्रो टूटकर गिरी हुई है आपके चेहरे पर, जिसे विष कहते हैं। आर्यमन अपना चेहरा आगे करता है और कहता है निकालो। पूर्वी शर्माते हुए अपने कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे को छूती है और उस टूटे हुए आईब्रो को निकालती है और उसके हाथों पर रखती है। सर अब विष मांगिए, तुम ही मांग लो, मैं इन सब में भरोसा नहीं करता। पूर्वी विष मांगती है। तो क्या मांगा तुमने? सर आपको। व्हाट? मतलब आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपसे प्यार करती हो। ये सब बकवास है और तुम भी इन सब चीजों में भरोसा मत करो। प्यार व्यार में जीना मरना या फ्री फंड में किसी दूसरे के लिए करते रहेंगे, कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमें। तुम भी इन प्यार व्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना और तुम सिर्फ काम पर ही ध्यान दो। पूर्वी और आर्यमन जब ऑफिस पहुंचते हैं दोनों अपने काम में बिजी हो जाते हैं। पूर्वी के पास कुछ कलीग्स आती हैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए अनंता और रवीश की शादी की वजह से। पूर्वी तुम्हें पता है रोमा मैम की कजन टीना की शादी करण से हो रही है। रोमा मैम और आर्यमन सर का सीन चल रहा है इस ऑफिस में।
रोमा मैम उनसे प्यार करती है। पूर्वी, जो आर्यमन और रोमा को ऑफिस के अंदर हंसकर बातें करते हुए देख रही थी, उसे दिल ही दिल में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। उन दोनों को हंसता थे पर वो कुछ कर नहीं सकती। बूढ़ी अम्मा और भरनी दोनों ही ऑफिस स्टाफ का रूप बदलकर ऑफिस में आते हैं। भरनी रोमा को वॉशरूम में लॉक कर देती है। भरनी रोमा का रूप लेकर आर्यमन के पास जाती है, जहाँ पर पूर्वी भी खड़ी है। उसे इच्छाधारी नागिन की स्टोरी कवर करने को कहती है और उनके बारे में बताती है। पूर्वी भी उन बातों को सुन रही थी और आर्यमन उन बातों का मजाक उड़ा रहा था। बात खत्म हो जाने के बाद आर्यमन अपनी शूटिंग में लग जाता है। रोमा पूर्वी के पास आती है और उसे एक छोटा सा शिवलिंग देती है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन मैं ज्यादा पूजा पाठ वाली लड़की हूँ नहीं, इसलिए इसे तुम ही रखो। पूर्वी चुपचाप ले लेती है उस शिवलिंग को। छोटे से शिवलिंग को पूर्वी को देने के लिए ही स्पेशली भरनी और उत्तरा जी ने अपना रूप बदलकर उस ऑफिस में आई थी। आर्यमन मेरा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम भी प्यार करने लगी हो मेरे आर्यमन से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भरनी रोमा बनकर जानबूझकर पूर्वी को ये ताने मारती है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ हो जाएं। वो मेरे लिए सिर्फ बॉस है और उनकी मैं इज्जत करती हूँ। अच्छी बात है, जाओ तुम घर जल्दी चली जाओ, आज तुम्हारे घर में भी तो शादी है। मैं आर्यमन से बात कर लूंगी। भरनी और उत्तरा जी वापस उस ऑफिस से निकल जाते हैं। रोमा वॉशरूम से बाहर आती है, जो इतनी देर से बंद थी। दौड़कर आर्यमन के पास जाती है। आर्यमन, तुमने मुझे खोजा भी नहीं, मैं इतनी देर से गायब जो थी। तुम पागल हो गई हो क्या? सस्ती चीजें मत पिया करो, समझी? मेरे जैसे पिया करो विस्की। 4 पैक पीने के बाद भी तुम सीधे ही चलोगी। अरे ऐसा नहीं है। आर्यमन सारे स्टाफ को चिल्लाकर कहता है, हे एवरीवन, रोमा भी हमारे साथ ही थी ना? हाँ सर। रोमा को समझ ही नहीं आता, ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ थी, मैं तो वॉशरूम में बंद थी। पूर्वी वापस घर पहुंचती है और सारे घर वाले मिलकर शादी की तैयारी कर रहे हैं अनंता की। सब खुश हैं, स्पेशली अनंता। उसी वक्त सुरेश की फैमिली की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट और शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर अनंता तो बहुत खुश होती है। लेकिन जब उनके पापा कार्ड पढ़ते हैं शादी की, अनंता और रवीश की, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो अपनी वाइफ को लेकर कमरे में जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें याद है हमारे पड़ोसी अटारी वाले 24 साल पहले जिनकी फैमिली अचानक से गायब हो गई थी? हाँ तो क्या हो गया? इनकी भी फैमिली में देखो, सबके नाम सेम है, उस अटारी वाले सूरी फैमिली की तरह। तो क्या दुनिया में एक ही सूरी है? जैसे आप एक नहीं है, वैसे तरह इनके भी बहुत सारे सूरीज है। मैंने अटारी वाले सूरी की प्लेट भी उन सूरीज के घर पे देखी है, जब वो हमें मिठाई खिला रहे थे। आप ना क्राइम वाले सीरियल्स देखना बंद करे, मेरे साथ सास बहू वाली सीरियल देखा करे। उनकी वाइफ कहती है, अरे नहीं, तुम्हें याद है ना वो 24 साल पहले जो 4 घुसपैठिए हमारे देश में घुस गए थे, कहीं ये वही तो नहीं है? आप भी ना, चलिए बेटी की शादी है, तैयारी कीजिए। उनकी वाइफ उनकी बात नहीं सुनती, मजाक समझकर वहां से चली जाती है। भरनी और उत्तरा जी जब वापस मंदिर में आते हैं तो भरनी पूछती है, उत्तरा जी आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि रोमा की शादी आर्यमन से होने वाली है, उसे ऐसा बताना। किसी भी इच्छाधारी नागिन को किसी इंसान से प्यार करना महापाप और श्राप है, और वो ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी नागिन को ये पाप करने पर बख्शा नहीं जाता है। वही पूर्वी रात के वक्त अपने कमरे में अनंता से बात करते हुए ये सोचती है कि उसे भी तो मोहब्बत हो गई है आर्यमन से, पर ये एक तरफा मोहब्बत है, क्योंकि किसी भी लड़के को उस जैसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी जो ना दिखने में अच्छी है और ना ही किसी काम में। अनंता अपनी पूरी फैमिली के साथ सूरज के घर पर पहुंचती है अपनी शादी के फंक्शन के लिए। उस शादी के फंक्शन में ब्रह्मीत ने एक महासपेरे को बुलाया है, जो वहां सिर्फ एक ही मकसद से पहुंचा है, इच्छाधारी नागिन की खोज में।
इस एपिसोड की कहानी यहीं खत्म होती है। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप इसे टीवी पर भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी, कलर्स टीवी पर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।